तमाम देखने वालों को सलाम। एंडोक्राइन की सीरीज़ में आज 2 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, रोल ऑफ रिसेप्टर्स एंड हार्मोन्स क्लासिफिकेशन। रिसेप्टर्स का एंडोक्राइन सिस्टम में क्या किरदार है, इसके लिए हम मज़ीद 2 ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, यानी रिसेप्टर्स क्या हैं और फिर होमियोस्टेसिस में रिसेप्टर्स अपना किरदार कैसे प्ले करते हैं। हार्मोन्स क्लासिफिकेशन में हम 3 चीज़ें देखेंगे कि हार्मोन्स की कौन-कौन सी क्लासेस हैं, हार्मोन्स को क्यों क्लासिफाई किया गया है और इन डिफरेंट क्लासेस को किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि एंडोक्राइन सिस्टम दरअसल बॉडी के कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो कि हार्मोन्स के थ्रू होमियोस्टेसिस का काम करता है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि हार्मोन्स दरअसल केमिकल मैसेंजर्स हैं, जिनको ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर दिया जाता है ताकि वो टारगेट सेल या टिश्यू तक पहुंच सकें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो फिर ये हार्मोन्स बॉडी के हर सेल को क्यों नहीं एक्टिव कर देते? या हम कह सकते हैं कि हार्मोन जो है वो अपना टारगेट सेल किस तरह फाइंड करता है। एक और सवाल ज़हन में आता है कि अगर हार्मोन्स हैं वो केमिकल मैसेंजर्स हैं, तो बॉडी डिफरेंट तरह के केमिकल मैसेंजर्स यानी डिफरेंट तरह के हार्मोन्स का इस्तेमाल करती है। एक ही तरह का हार्मोन काफ़ी क्यों नहीं है? यानी हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी? पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि हार्मोन्स हैं वो किस तरह से अपना टारगेट सेल फाइंड करते हैं। दरहकीकत एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हार्मोन्स अपना टारगेट सेल फाइंड नहीं करते, बल्कि टारगेट सेल अपना हार्मोन फाइंड करता है। कैसे? दरअसल हर सेल के पास खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि ये स्पेसिफिक हार्मोन को जो इनके लिए बनाया गया होता है उसको रिकग्नाइज करते हैं और फिर उससे अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। ये रिकग्नाइज कैसे करते हैं और बाइंड कैसे करते हैं? रिकग्नाइज ये इस तरह करते हैं कि हर हार्मोन जो है उसकी एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर शेप है, जो कि रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट के मुताबिक डिज़ाइन की गई है। इसका मतलब है कि हर हार्मोन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ फिट बैठ सके। तो जिसके साथ उसने फिट बैठना है उसी के साथ उसने जो है वो फिट बैठना है। ये इसी तरह हो सकता है कि जैसे एक ताला है, उसको खोलने के लिए एक स्पेसिफिक चाबी की ज़रूरत है। इसी तरह हर हार्मोन जो है वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए बनाया गया है। अच्छा, इस तरह जो है वो उसको रिकग्नाइज करता है क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो उसकी रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट के मुताबिक है। अच्छा, ये बाइंड कैसे करता है? दरअसल हार्मोन में और बाइंडिंग साइट जो होती है, यानी रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट और हार्मोन के दरमियान में आयनिक फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट हार्मोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इस तरह से जो है वो हार्मोन जो है वो रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड हो जाते हैं। अच्छा, मेन चीज़ ये होती है कि हर हार्मोन जो है वो स्पेसिफिकली एक रिसेप्टर के लिए बनाया गया होता है। मिसाल के तौर पर एक टीएसएच हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि थायराइड ग्लैंड के सेल को एक्टिवेट करता है। ये ओवरीज के सेल को क्यों नहीं एक्टिवेट कर देता? वजह यही है कि ओवरीज के पास टीएसएच रिसेप्टर्स नहीं है। अच्छा, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि बनती भी रहती हैं, टूटती भी रहती हैं ताकि होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकें, और इस तरह से ये होम्योस्टेसिस में अपना किरदार प्ले करती हैं। किस तरह से? इसके लिए 2 टर्म्स हैं, डाउन रेगुलेशन के थ्रू और अप रेगुलेशन के थ्रू। डाउन रेगुलेशन क्या कहती है कि अगर एक हार्मोन जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो सेल अपने रिसेप्टर्स की तादाद को कम कर लेता है। क्यों कम कर लेता है? ताकि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स इसके रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाएँ और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म हो सके। सो हाइपर एक्टिविटी से बचने के लिए डाउन रेगुलेशन होती है। सेल क्या करेगा? अपने रिसेप्टर्स को कम करना शुरू कर देगा ताकि हाइपर एक्टिविटी से महफूज रह सके। अच्छा, इसके अपोजिट होती है अप रेगुलेशन। अप रेगुलेशन क्या कहती है कि अगर हार्मोन्स की तादाद बॉडी में कम हो जाती है तो सेल क्या करता है कि अपने रिसेप्टर्स की तादाद को बढ़ा लेता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उन्हें अपने साथ बाइंड करवा सके और जितनी एक्टिविटी की ज़रूरत है उसको परफॉर्म करवाया जा सके। सो एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हार्मोन्स रिसेप्टर्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाती है।
इस तरह जो है वो अप रेगुलेशन होती है, यानी डाउन रेगुलेशन और अप रेगुलेशन के थ्रू तवाज़ुन का काम, यानी मेंटेनेंस का काम, यानी होमियोस्टेसिस जो है वो मेंटेन की जा रही है। अच्छा, हमने देखा कि रिसेप्टर्स जो हैं ये ख़ास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि हार्मोन्स को रिकग्नाइज़ करती हैं और फिर उन्हें अपने साथ बाइंड करती हैं, लेकिन स्पेसिफिक हार्मोन्स को। हर रिसेप्टर स्पेसिफिक हार्मोन को जो है वो अपने साथ बाइंड करता है। इसके लिए क्लिनिकल कनेक्शन देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक सिंथेटिक हार्मोन है जो कि लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, RU486। इसका काम यह है कि अबॉर्शन में हेल्प आउट करता है। अच्छा, ये हार्मोन क्या करता है कि एक जो ओरिजिनल हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन की बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड हो जाता है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन का काम ये है कि ये यूट्रस को तैयार करता है ताकि वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए तैयार हो सके। लेकिन अब प्रोजेस्टेरोन आएगा, वो RU486 की जगह पे बाइंड नहीं हो सकता क्योंकि RU486 प्रोजेस्टेरोन की जगह पे बाइंड हो चुका है। इस तरह जो है वो यूट्रस जो है वो तैयार नहीं हो सकेगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए और एम्ब्रियो डेवलप नहीं कर सकेगा। सो क्या होगा कि एम्ब्रियो स्लफ ऑफ होना शुरू हो जाएगा यूट्राइन लाइनिंग के साथ। इस तरह जो है वो अबॉर्शन हो जाती है। अच्छा, हम दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, हार्मोन्स क्लासिफिकेशन। हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन जो है वो दो बेस पे की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और दूसरा है केमिकल स्ट्रक्चर। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बेस पे जो है वो दो तरह से हार्मोन्स को क्लासिफाई किया गया है, सर्कुलेटिंग एंड लोकल हार्मोन्स। सर्कुलेटिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं? सर्कुलेटिंग लफ्ज़ सर्कुलेशन से है, यानी ऐसे हार्मोन्स जिनको ब्लड सर्कुलेशन में शामिल कर दिया जाता है ताकि वो टारगेट सेल या टिश्यू तक पहुंच सके। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन में इन हार्मोन्स को क्यों जो है वो शामिल कर दिया जाता है? वजह ये होती है क्योंकि इनके जो टारगेट सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो डिस्टेंट होते हैं, यानी दूरी पर वाक़या होते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जहाँ से ये हार्मोन्स सक्रिएट आउट किए जाते हैं, वहाँ से लेकर जहाँ पर इन हार्मोन्स को पहुँचना होता है, फासला ज़्यादा होता है, दूरी ज़्यादा होती है और उस दूरी को कवर करने के लिए ब्लड स्ट्रीम में इनको शामिल कर दिया जाता है ताकि ब्लड उनको वहाँ तक पहुँचा सके। ठीक है? तो ये जो है वो सर्कुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इनको पहले जिन सेल्स से ये सेक्रेट होते हैं वहाँ से इनको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में दाखिल किया जाता है और वहाँ से फिर ये ब्लड में शामिल होकर टारगेट सेल या टिश्यू तक पहुँच जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक तस्वीर है जिसमें एक एंडोक्राइन सेल है जो कि अपनी सिक्रीशन को ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर देगा और जहाँ पर लिखा हुआ है 3 सेल्स बने हुए हैं जिन पर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वो रिसेप्टर्स जो हैं वो हार्मोन्स को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और साथ लिखा हुआ है डिस्टेंट टारगेट सेल्स, इनके जो सेल्स हैं वो डिस्टेंट होते हैं, दूरी पर वाक़या होते हैं। इसी तरह हम लोकल हार्मोन्स को देख लेते हैं। लोकल का मतलब होता है मकामी, यानी आसपास के सेल्स। अच्छा, ऐसे हार्मोन्स जो कि आसपास के सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, यानी नेबरिंग सेल्स को एक्टिवेट करते हैं या फिर खुद को एक्टिव करते हैं, उनको हम लोकल हार्मोन्स कहते हैं। यानी या तो ये नेबरिंग सेल्स पर एक्ट करेंगे या फिर अपने ही सेल्स जिन्होंने इन्हें सेक्रेट किया है उनको जो है वो एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, इसके लिए दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। लोकल हार्मोन्स को दो तरह से क्लासिफाई मजीद कर दिया जाता है, पैराक्राइन्स एंड ऑटोक्राइन्स। अच्छा, पैराक्राइन्स जो हैं वो नेबरिंग सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जबकि ऑटोक्राइन सेल्स जो हैं वो खुद को जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। यानी ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उन्हीं सेल्स पर एक्ट करते हैं जिन्होंने इन्हें सेक्रेट किया होता है, क्योंकि पैरा का लफ्ज़ी मतलब होता है नियर एंड ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो ये जो लिटिल मीनिंग्स के अकॉर्डिंग समझने के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये एक और तस्वीर है जो कि पैराक्राइन सेल को जो है वो इलुस्ट्रेट करने के लिए है। एक पैराक्राइन सेल है जो कि नियर बाय सेल है, एक टारगेट सेल है, उसी में अपनी सेक्रेशन देता जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है, इसमें कोई ब्लड स्ट्रीम दखल अंदाजी नहीं कर रही। एक और तस्वीर है जो कि ऑटोक्राइन सेल की है कि एक सेल है जो अपनी सिक्रीशन जो है वो अपने ही रिसेप्टर्स के लिए प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, कुछ जो है वो पैराक्राइन और ऑटोक्राइन एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंटरल्यूकिन हार्मोन है, इंटरल्यूकिन 2। ये जो है वो इम्यून सिस्टम के हेल्पर टी सेल्स इंटरल्यूकिन 2 सेक्रेट आउट करते हैं। इंटरल्यूकिन 2 का काम ये है कि ये इम्यून सेल्स को, दूसरे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है। ये इसका पैराक्राइन इफेक्ट है। जबकि ये उस सेल को जिसने इसे
सक्रीट आउट किया होता है उसको भी स्टिमुलेट करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस कर सके। तो ये इसका ऑटोकाइन फंक्शन है। अच्छा, एक और हार्मोन है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम ये है कि ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है ताकि वो डायलेट कर सकें। अच्छा, कैसे होता है कि ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ब्लड वेसल के दूसरी तरह के नियर बाय सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है एंडोथेलियल सेल्स से निकलकर साथ में मौजूद जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं उनको रिलैक्स करना शुरू कर देगा और इस तरह ये पैराक्राइन हार्मोन के तौर पर काम करेगा। अच्छा, हार्मोन्स की जो है वो केमिकल क्लासेस देख लेते हैं। यानी केमिकली जो है वो इनको दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स को हम एक टेबल की सूरत में जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल के जो लिटरल मीनिंग्स हैं उन्हीं के मुताबिक हम इनको जो है वो इसका फर्स्ट डिफरेंस बनाते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या समझ में आता है कि लिपिड सॉल्युबल जो है वो लिपिड में डिसॉल्व होंगे और वाटर सॉल्युबल जो है वो वाटर में डिसॉल्व होंगे। अच्छा, दूसरा अहम डिफरेंस क्या होता है कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं उसको क्रॉस कर सकते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो लिपिड है ये इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद भी लिपिड से मिलकर बनी हुई है। हमने कहा कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं वो लिपिड को क्या कर सकते हैं, लिपिड में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से मिलकर बनी होती है तो ये उसको डिसॉल्व करके एंटर हो सकते हैं सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह क्रॉस कर सकते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरा अहम फंक्शन यह है कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो हैं इनको ब्लड में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं करवाया जा सकता, बल्कि इनको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए खास किस्म की प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। जबकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो हैं ये डायरेक्टली ब्लड में शामिल कर दिए जाते हैं और उनको डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसपोर्ट करवाया जा सकता है। ऐसा क्यों है? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो हैं इनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अच्छा, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स को देख लेते हैं कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं ये फ्रीली क्यों है जो है वो ब्लड प्लाज्मा में मूव कर सकते हैं। अच्छा, वजह ये होती है कि जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा है और प्लाज्मा में ज़्यादातर कंटेंट वाटर का है। तो जो फिर वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं ऑब्वियसली वो ब्लड में क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो सकते हैं क्योंकि प्लाज्मा में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जबकि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि उनको लिपिड की ही ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो अब लिपिड सॉल्युबल के लिए एक एसेसरी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स को ब्लड में शामिल कर देते हैं हम ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सकें। अच्छा, चौथा अहम फंक्शन ये है कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स और वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं वो एक बड़ा डिफरेंस रखते हैं और वो ये कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स सेल के अंदर दाखिल नहीं होते, बल्कि ये बाहर मौजूद रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, क्या होता है असल में जब हमने पढ़ा कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं तो इसका मतलब ये इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो जब ये सेल के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो ये जेनेटिक मेकअप तक पहुंचेंगे और जेनेटिक मेकअप को चेंज कर देंगे। चेंज इसलिए कर देंगे ताकि नई प्रोटीन्स बना सकें, जबकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो हैं ये बाहर ही रहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि अंदर मौजूद पहले से मौजूद प्रोटीन्स को क्या किया जा सके, मॉडिफाई किया जा सके, एक्टिवेट किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं वो नई प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए काम करते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स पहले से मौजूद प्रोटीन्स को मॉडिफाई करते हैं या एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, यहीं पर एक सवाल जो हमने शुरू में किया था और वो क्या था कि हार्मोन्स को क्यों क्लासिफाई किया जाता है, यहीं पर क्लियर हो जाता है। किस तरह से? दरअसल कोई भी बॉडी में फंक्शन होता है ना वो एक प्रोटीन के मरहून मिन्नत होता है। किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल को एक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हमें दो सिचुएशंस डील करनी पड़ रही हैं। वो कौन सी हैं कि या तो सेल के पास प्रोटीन नहीं है और या फिर मौजूद है लेकिन इनएक्टिव है। अच्छा, अगर प्रोटीन नहीं है तो फिर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स आएंगे, ठीक है, और वो नई प्रोटीन बनवाएंगे। वो जाकर जेनेटिक मेकअप को चेंज करेंगे। जेनेटिक मेकअप जो है वो राइबोसोम से कहेगा कि नई प्रोटीन बनाओ
ताकि फंक्शन परफॉर्म कर सके। और अगर प्रोटीन पहले से मौजूद है तो फिर उसको वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स बाहर से ही रिसेप्टर्स के थ्रू एक्टिवेट कर देंगे या मॉडिफाई कर देंगे ताकि काम हो सके। सो दो सिचुएशंस हैं। सो हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स को इसीलिए क्लासिफाई किया गया ताकि डिफरेंट सिचुएशंस को डील किया जा सके। सो हमारा सवाल क्या था कि वाई बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। तो सवाल यही है कि टू डील विद different physiological situations we need different types of delivering a message. ओके, हम जो है वो कुछ लिपिड सॉल्युबल और कुछ वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स को देख लेते हैं। इनको देखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जब कभी आपकी नज़र से लिपिड सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स गुजरें तो आप उनको इजीली रिकग्नाइज कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ताकि आप फ़ौरन उनके मोड ऑफ एक्शन को भी समझ सकें। ओके, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं: स्टीरॉयड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से हासिल किए जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल दरअसल कार्बन कंटेनिंग ऐसा कंपाउंड है जिसके 4 रिंग्स होते हैं। अच्छा, चारों रिंग्स पर जो है वो हम डिफरेंट तरह के केमिकल ग्रुप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हम चारों रिंग्स पर डिफरेंट किसी भी किस्म का कोई केमिकल तब्दीली कर देते हैं, कोई केमिकल ग्रुप चेंज कर देते हैं, तो ऑब्वियसली एक फिजियोलॉजिकल चेंज भी आ जाएगा। केमिकल चेंज करने से उसका फंक्शन भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है। सो हम कह सकते हैं कि स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो एक लार्ज डाइवर्सिटी रखते हैं। थायराइड हार्मोन्स हैं, ये अमाइनो एसिड की एक किस्म है, टायरोसिन। टायरोसिन में जो है वो आयोडीन ऐड कर दी जाती है ताकि थायराइड हार्मोन बनाया जा सके। अच्छा, थायराइड हार्मोन में दरअसल बेंजीन रिंग होता है जो कि इसको लिपिड सॉल्युबल बना देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक हार्मोन है, ये एक हार्मोन भी है और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। इसका मतलब है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी काम करता है और हार्मोन का काम करेगा, जबकि ये नर्वस सिस्टम में भी काम करेगा और न्यूरोट्रांसमीटर का काम करेगा। अच्छा, इसको बनाने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। कुछ वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स को देख लेते हैं। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स में अमाइन हार्मोन्स हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, प्रोटीन हार्मोन्स हैं और इकोसानाइड हार्मोन्स हैं। अमाइन हार्मोन्स जो हैं ये किस तरह से बनाए जाते हैं? अमाइन हार्मोन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। असल में अमाइनो एसिड में से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है या डोपामिन है, ये अमाइनो एसिड की किस्म है टायरोसिन। टायरोसिन को मॉडिफाई करके बनाए जाते हैं। इसी तरह हिस्टडीन एक अमाइनो एसिड है, उसको मॉडिफाई करके हिस्टामिन बनाया जाता है। इसी तरह ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है, उसको मॉडिफाई करके सीरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाया जाता है। इसी तरह पेप्टाइड हार्मोन्स हैं और प्रोटीन हार्मोन्स हैं। पेप्टाइड और प्रोटीन्स दरअसल अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स मतलब अमाइनो एसिड्स की बहुत ज़्यादा एक तादाद को क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। सो अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स क्या हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स। अच्छा, अगर अमाइनो एसिड्स 3 से 49 यानी 3 to 49 अमाइनो एसिड्स मिलकर कोई हार्मोन बना रहे हैं तो इसे हम पेप्टाइड हार्मोन कहेंगे। और अगर 50 से 200 अमाइनो एसिड्स मिलकर कोई हार्मोन बना रहे हैं तो उसे हम प्रोटीन हार्मोन कहेंगे। मिसाल के तौर पर एंटी डायरेटिक और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हैं, ये पेप्टाइड हार्मोन्स की मिसालें हैं, जबकि इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन्स हैं ये प्रोटीन हार्मोन्स की मिसालें हैं। अच्छा, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि अपने साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को जोड़ लेते हैं, तो फिर ऐसे हार्मोन्स को हम ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर TSH। अच्छा, इकोसानाइड हार्मोन्स हैं। इकोस का मतलब होता है 20 और राइड का मतलब होता है रिजेंबल, यानी 20 के साथ जो रिजेंबल करे। अच्छा, फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन जो हैं वो इकोसानाइड हार्मोन्स हैं। अच्छा, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स सर्कुलेटिंग वाटरी ब्लड प्लाज्मा एंड लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स नीड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अच्छा, हमने पहले बात कर चुके हैं कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं ये डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर जो कंटेंट होता है ब्लड का जिसे जो कि प्लाज्मा में मौजूद होता है उसमें इजीली डिसॉल्वेबल है, जबकि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लिपिड जो है वो लिपिड में डिसॉल्वेबल है। सो यहाँ पे एक एसेसरी की ज़रूरत पड़ी जो कि हमने कौन सी रखी? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं वो लिवर में सिंथेसाइज होती हैं, लिवर में बनती हैं। अच्छा, इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के कुछ अहम फंक्शंस हैं जो कि देख लेते हैं। ये सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है।
मिसाल के तौर पर हमने कहा कि हार्मोन्स को, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स को सॉल्युबल होना पड़ेगा ब्लड में ताकि वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकें। तो ये टेम्परेरली सॉल्युबल बना दिए जाते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ बाइंड करके। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को फिर क्या किया जाता है, फिर ब्लड में शामिल कर दिया जाता है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फिल्ट्रेटिंग मैकेनिज्म से। मसलन बात करने का मतलब ये है कि किडनी जो है अगर हार्मोन्स को, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स को इजीली फिल्टर कर देगी, फिल्टर यानी फिल्टर करके यूरिन में शामिल करके एक्सक्रीट आउट कर देगी। तो उससे बचने के लिए प्रोटीन के साथ इसको, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ बाइंड कर दिया जाता है ताकि इनका साइज इतना बड़ा हो जाए कि किडनी इनको फिल्टर ना कर सके। अच्छा, तीसरा जो फंक्शन है वो ये है कि रिजर्व के तौर पर काम करता है। रेडी रिजर्व के तौर पर क्या काम करता है, इसको समझते हैं। असल में होता ये है कि 10%, 0.1 से लेकर 10% लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स को प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के साथ बाइंड नहीं किया जाता और इसे फ्री फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, ये फ्री फ्रैक्शन क्या करती है, ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है। बाकी 90% जो है वो खून में रहते हैं और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के साथ बाइंड रहते हैं। अच्छा, जैसे जैसे जो है वो 10% जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं ये कैपिलरीज से डिफ्यूज़ होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में शामिल हो जाते हैं, तो पीछे से जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं और 10% लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स को लीव करना शुरू कर देती है ताकि वो जो है वो आज़ाद हो सके, फ्री फ्रैक्शन के तौर पर काम कर सके। अच्छा, इसी के लिए एक और क्लिनिकल कनेक्शन देख लेते हैं कि लोग जो हैं वो डिफरेंट रूट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं मेडिकेशन के। मिसाल के तौर पर स्टीरॉयड और थायराइड हार्मोन्स हैं, इनको जो है वो ऑरली लेना इफेक्टिव है। मतलब मुंह के थ्रू जो है वो स्टीरॉइड्स और थायराइड हार्मोन्स लिए जाते हैं। वजह ये होती है क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसको स्प्लिट नहीं कर सकता, बल्कि ये ऐसे ही ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे। जबकि पेप्टाइड हार्मोन्स हैं उन पर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करेंगे और इसको पेप्टाइड प्रोटीन्स को तोड़ देंगे, इसलिए इनको जो है वो स्टमक में नहीं भेजा जाता, यानी इनको ऑरली नहीं लिया जाता बल्कि इंजेक्ट कर लिया जाता है। ये मिसाल के तौर पर इंसुलिन है, उसको हम इंजेक्शन लगाते हैं, उनको हम ऑरली इसलिए नहीं लेते ताकि ऐसा ना हो कि उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करें और उसको स्प्लिट अप कर दें। अच्छा, अब तक हमने जो देखा है वो क्या हमने देखा है कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। हमने कहा कि ये खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि स्पेसिफिक हार्मोन्स को रिकग्नाइज करती हैं और अपने साथ बाइंड करवाती हैं। फिर हमने देखा कि दो तरह के हार्मोन्स हैं, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स हैं और लोकल हार्मोन्स हैं। सर्कुलेटिंग जो कि ब्लड स्ट्रीम को इस्तेमाल करते हैं, जबकि लोकल हार्मोन्स हैं वो या तो खुद को एक्टिवेट करेंगे या फिर नेबरिंग सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, लेकिन ये ब्लड स्ट्रीम में शामिल नहीं होंगे। फिर हमने कहा कि पैराक्राइन्स ऐसे हैं जो कि नेबरिंग सेल्स पर काम करते हैं और ऑटोक्राइन्स ऐसे हैं जो कि खुद पर काम करते हैं। फिर हमने लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स में डिफरेंस को देखा। हमने कहा कि लिपिड सॉल्युबल जो है वो लिपिड में डिसॉल्व होता है, वाटर सॉल्युबल जो है वो वाटर में डिसॉल्व होता है। अच्छा, फिर हमने कहा कि लिपिड सॉल्युबल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, जबकि वाटर सॉल्युबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। फिर हमने तीसरा फंक्शन ये देखा कि लिपिड सॉल्युबल जो है वो न्यू प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करता है, जबकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो है वो पहले से मौजूद प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है। फिर हमने कहा कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में कौन कौन से हैं, स्टीरॉयड है, थायराइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड है, जबकि वाटर सॉल्युबल में अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स हैं और अकोसनाइड हार्मोन्स हैं। अच्छा, ये खास किस्म के रेफरेंसेस, यानी ये 3 बुक्स पढ़कर आपको जो है वो ये लेक्चर डिलीवर किया गया है, टिटोरा, रोजन विल्सन एंड गैथन। किसी का अगर कुछ सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।